नमस्कार। आज हम बीए फर्स्ट ईयर का भारत का भूगोल की शुरुआत करने जा रहे हैं। तो उसमें हम सबसे पहले इंट्रोडक्शन से शुरुआत करते हैं। आपके सामने मैं स्क्रीन शेयर कर रहा हूँ और आपको भारत का मैप दिख रहा होगा। तो इसके साथ में आप नोट्स भी बना सकते हैं। ये नोट्स बनाकर मैंने आपके साथ में शेयर किए हैं। तो आप साथ साथ में नोट्स बनाते जाइए और चीज़ें देखते जाइए। मैं इसको डिस्कस करता जाऊँगा। इंट्रोडक्शन कि सब इंट्रोडक्शन में हम सबसे पहले देखते हैं कि भारत का विस्तार किन अक्षांशों में है, मतलब इसका अक्षांशीय और देशांतरीय विस्तार का हम अध्ययन करते हैं। तो इसका हम अगर सबसे पहले अक्षांशीय विस्तार देखें तो देखो, अक्षांशीय विस्तार को दो पॉइंट ऑफ व्यू से देखते हैं। एक तो होता है कि भारत की मुख्य भूमि से। तो भारत की मुख्य भूमि से इसका अक्षांशीय विस्तार है 8 डिग्री 4 मिनट उत्तरी अक्षांश से 37 डिग्री 6 मिनट उत्तरी अक्षांश तक। तो जो सबसे सबसे दक्षिणतम बिंदु है मुख्य भूमि का, वो है कन्याकुमारी, और उत्तरतम बिंदु है वो है इंदिरा कोल। तो एक तो पॉइंट ऑफ व्यू ये हो गया। दूसरा है कि हम अंडमान निकोबार को शामिल करके हम देखते हैं। तो अंडमान निकोबार से हमारा अक्षांशीय विस्तार स्टार्ट होता है 6 डिग्री 45 मिनट से इंदिरा पॉइंट से उत्तरी अक्षांश से लेकर 37 डिग्री 6 मिनट उत्तरी अक्षांश तक, इंदिरा कोल तक। इसका मतलब हमारा भारत का सबसे दक्षिणतम बिंदु हो गया इंदिरा पॉइंट और उत्तरतम बिंदु हो गया इंदिरा कोल। इसकी जो उत्तर से दक्षिण, हम साथ साथ में लंबाई भी देख लेते हैं। तो उत्तर से दक्षिण इसकी लंबाई आपके सामने स्क्रीन में दिख रहा होगा, 3214 किलोमीटर इसकी लंबाई है। उत्तर से दक्षिण 3214 किलोमीटर। इसी प्रकार हम इसका देशांतरीय विस्तार देखते हैं। देशांतरीय विस्तार देखेंगे तो हम गुजरात से अरुणाचल प्रदेश में देखेंगे। और गुजरात में इसका जो देशांतरीय विस्तार है वो है 68 डिग्री 7 मिनट पूर्वी देशांतर से 97 डिग्री 25 मिनट पूर्वी देशांतर तक। तो इसकी जो पूर्व से पश्चिम चौड़ाई है वो है 2933। तो 3214 किलोमीटर उत्तर से दक्षिण और 2933 किलोमीटर पूर्व से पश्चिम इसकी चौड़ाई हो गई। तो पश्चिम में इसका है गुहर मोती गांव, कच्छ गांव गुहर मोती। कच्छ में गांव है जो सरक्रीक है, कच्छ के पास, पाकिस्तान के पास में। वहां से ये उसका पश्चिमतम बिंदु है। पूर्वतम बिंदु देखें तो किबुदु गांव अंजाम जिला है। ठीक है, अरुणाचल प्रदेश में। फिर आगे चलते हैं। भारत का अक्षांशीय तथा देशांतरीय विस्तार लगभग 30 डिग्री है, परंतु भारत में उत्तर से दक्षिण तक की दूरी और पूर्व से पश्चिम से दूरी अधिक है, क्योंकि ध्रुवीय क्षेत्रों की ओर अगर हम बढ़ते हैं तो देशांतर के बीच दूरी कम होती जाती है। इसलिए परंतु अक्षांशों के बीच दूरी समान रहती है। इसलिए जब अगर हम देख रहे हैं कि इसका विस्तार तो 30 डिग्री है लगभग, अक्षांशीय और देशांतरीय दोनों, लेकिन पूर्व से पश्चिम इसकी चौड़ाई कम है लंबाई की अपेक्षा। फिर है भारत का क्षेत्रफल। आप सबको याद है 3287,263 वर्ग किलोमीटर। ठीक है। फिर विश्व के कुल क्षेत्रफल का ये कितने प्रतिशत आता है? 2.4% भारत का क्षेत्रफल आता है। और क्षेत्रफल की दृष्टि से ये भारत विश्व में 7वां स्थान है। तो 7 से पहले 6 कौन से, वो भी देख लेते हैं। सबसे बड़ा जो देश है वो रशिया, उसके बाद में कनाडा, चाइना, यूएसए, ब्राजील, ऑस्ट्रेलिया, 7वें नंबर पे फिर है इंडिया। इंडिया के बाद में तीन आपको और ध्यान में रखने, वो है अर्जेंटीना, कजाकिस्तान और अल्जीरिया। तो ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है। भारत की फिर आती है, भारत की जनसंख्या 2011 की जनगणना के अनुसार 121 करोड़ है, जो विश्व की जनसंख्या का 17.5% है। आप सबको पता है। फिर जनसंख्या के आधार पर विश्व में भारत का चाइना के बाद दूसरा स्थान है। अब सबसे महत्वपूर्ण चीज आती है, वो है इम्पैक्ट ऑफ लेटीट्यूड, मतलब अक्षांशीय विस्तार का प्रभाव। भारत का अक्षांशीय विस्तार 30 डिग्री होने के कारण भारत में जलवायु, मृदा, वनस्पति से संबंधित विविधता पाई जाती है। और हम देखें, कर्क रेखा भारत को दो प्रमुख भागों में बांटती है। कर्क रेखा भारत के मध्य से गुजरती है। तो भारत का दक्षिणी भाग उष्णकटिबंधीय क्षेत्र कहलाता है, तथा इसका उत्तरी भाग शीतोष्ण कटिबंधीय क्षेत्र में आता है। फिर भी अगर हम देखें तो भारत में उष्णकटिबंधीय मानसून जलवायु पाई जाती है, क्योंकि उत्तर में स्थित हिमालय पर्वत साइबेरिया से आने वाली ठंडी पवनों को रोक देता है। कर्क रेखा भारत के किन राज्यों से गुजरती है, कितने राज्यों से गुजरती है? महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट है छोटे एग्जामों के लिए। तो हम देखेंगे तो 8 राज्यों से गुजरती है। पूर्व से पश्चिम देखते हैं।
पश्चिम से पूर्व गुजरात, फिर राजस्थान के बांसवाड़ा जिले से टच करती हुई एमपी में जाती है, एमपी के बाद में छत्तीसगढ़, फिर झारखंड, वेस्ट बंगाल, त्रिपुरा और मिजोरम। इस प्रकार 8 राज्यों से कर्क रेखा भारत में के मध्य से गुजरती है। फिर दूसरा महत्वपूर्ण जो टॉपिक आता है वो है इम्पैक्ट ऑफ लॉन्गिट्यूडनल एक्सटेंशन, मतलब देशांतरीय विस्तार का प्रभाव। भारत का देशांतरीय विस्तार 30 डिग्री होने के कारण भारत के सबसे पूर्वी तथा पश्चिमतम भाग के बीच 2 घंटे का अंतर आ जाता है। क्योंकि हम इसको अभी समझेंगे ऐसा क्यों होता है। 82.5 डिग्री ईस्ट देशांतर, पूरी देशांतर को भारत की स्थानीय मानक रेखा माना गया है। जो भारत के जो भारत का जो समय है वो जीएमटी ग्रीनविच मीन टाइम से 5.5 घंटे आगे है। और 82.5 डिग्री जो मानक समय रेखा है भारत की, वो 5 राज्यों से गुजरती है। सबसे पहले है यूपी, फिर एमपी, फिर छत्तीसगढ़, यूपी, एमपी, छत्तीसगढ़, उड़ीसा और आंध्र प्रदेश। बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण क्वेश्चन है कि 82.5 डिग्री मानक रेखा, समय मानक रेखा किन कितने राज्यों से और किन राज्यों से गुजरती है। फिर आगे चलते हैं, क्या उत्तरी पूर्वी राज्यों को एक पृथक समय दिया जाना चाहिए? तो इसके पक्ष और विपक्ष में दो चीजें आती है। सबसे पहले हम कहेंगे कि उत्तरी पूर्वी राज्यों की जनता की ये मांग रही है कि उन्हें पृथक समय दिया जाए, क्योंकि भारत के समय में उनका समय आगे होने के कारण उनकी दिनचर्या पर नकारात्मक प्रभाव पड़ता है। पृथक समय के पक्ष में निम्नलिखित तर्क भी दिए जाते हैं कि समय का उनकी जैविक घड़ी के अनुसार होना उन लोगों के पक्ष में, देखो कि भाई उनको दिया जाना चाहिए या नहीं दिया जाना चाहिए अलग समय मानक रेखा। तो उनके पक्ष में तर्क ये है कि समय का उनकी जैविक घड़ी के अनुसार होना उन लोगों की कार्य क्षमता को बढ़ा देगा और इससे लगभग 2.3 अरब यूनिट बिजली की भी बचत होगी। और उत्तरी पूर्वी राज्यों की जैव विविधता के लिए ये सकारात्मक होगा। यदि उनकी ये मांग मान ली जाए तो उत्तरी पूर्वी राज्यों का विश्वास केंद्र सरकार में बढ़ेगा। और पहले भी उत्तरी पूर्वी राज्यों में चाय के बागानी समेत अलग हुआ करता था, उसी के अनुसार अब भी उनके लिए पृथक समय रखा जा सकता है। लेकिन ये तो पक्ष के तर्क हो गया, मैं अब हम विपक्ष के तर्क भी देखेंगे। विपक्ष के तर्क ये है कि पृथक समय से उत्तर पूर्वी राज्यों में अलगाववादी भावना बढ़ सकती है और भारत में अभी शिक्षा तथा जागरूकता कम होने के कारण अव्यवस्था की स्थिति बन सकती है यदि समय में परिवर्तन किया जाता है। तीसरा है कि परिवर्तन से संबंधित समस्या उत्पन्न भी हो सकती है। चौथा, विभिन्न कार्यस्थलों के बीच समय बिगड़ सकता है। तो अब हम ये इसके विपक्ष के तर्क हो गए। तो हम निष्कर्ष रूप में यही कहेंगे कि हाल ही में एक गुवाहाटी कोर्ट का एक फैसला भी इस मुद्दे पर आया था। गुवाहाटी न्यायालय के अनुसार उत्तर पूर्वी राज्यों की पृथक समय की मांग उचित है, लेकिन उन्हें पृथक समय देने का ये उचित समय नहीं है, क्योंकि पृथक समय के स्थान उत्तर पूर्वी राज्यों में दिन के प्रकाश की बचत, डे लाइट सेविंग की जा सकती है। तो 2007 में नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ एडवांस स्टडीज ने भारत के समय को आधा घंटा आगे करने का सुझाव दिया था। तो इस सुझाव पर अभी अमल किया जा सकता है। अब हम देखते हैं कि बॉर्डर ऑफ इंडिया मतलब भारत की सीमा, स्थलीय सीमा, भारत की स्थलीय सीमा 15,200 किलोमीटर है। आप सबको पता है भारत की स्थलीय सीमा को निम्न देशों को स्पर्श करती है। सबसे अधिक भारत की सीमा लगती है बांग्लादेश के साथ 4,096 किलोमीटर के लगभग। दूसरा फिर लगती है चाइना के साथ 3,3488 किलोमीटर। फिर लगती है पाकिस्तान के साथ 3,323 किलोमीटर और फिर नेपाल के साथ 1,751 किलोमीटर और फिर म्यांमार के साथ, फिर भूटान और अफगानिस्तान के साथ सबसे कम लगती है, सर्वाधिक लगती है बांग्लादेश और चाइना के साथ। फिर आगे चलते हैं, भारत पाकिस्तान की सीमा को सबको पता है रेड क्लिफ कहते हैं और भारत चीन की सीमा को मैकमोहन रेखा कहते हैं, आप सबको पता है। उसके बाद हम देखें तो भारत और अफगानिस्तान सीमा को डुरंड लाइन कहते हैं। क्या कहते हैं? डुरंड लाइन। फिर स्थलीय सीमा हो गई, फिर आती है दूसरी जलीय सीमा, कोस्टल बॉर्डर। जलीय सीमा को अगर हम देखें तो ये भारत की जलीय सीमा 7,516 किलोमीटर लंबी है। तो इसमें भारत की जलीय सीमा दो प्रकार की, एक तो आइलैंड की सीमा और एक मुख्य भूमि की सीमा। मेनलैंड को हम कहते हैं 6100 किलोमीटर की लंबाई में फैली हुई है और बाकी आइलैंड की 2,094 किलोमीटर की सीमा है। सर्वाधिक तटीय सीमा वाले राज्य या केंद्र शासित प्रदेश कौन से हैं? तो इसमें सबसे पहले सर्वाधिक तटीय लंबी सीमा है अंडमान एंड निकोबार की। फिर उसके बाद में आता है गुजरात, क्योंकि गुजरात में सरकरी कहर और कटी फटी सीमा है, इसलिए गुजरात की सर्वाधिक राज्य की दृष्टि से देखें तो तटीय लंबी सीमा है। गुजरात के बाद में आंध्र प्रदेश, फिर तमिलनाडु, फिर महाराष्ट्र। गुजरात, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु, महाराष्ट्र,
महाराष्ट्र के बाद में केरला, और केरला के बाद में उड़ीसा, फिर कर्नाटक, वेस्ट बंगाल, लक्षद्वीप, गोवा, पुडुचेरी और दमन दीव। आपको 8 तक, कर्नाटक तक, 9 तक याद रखना है, बाकी इंपॉर्टेंट नहीं है। फिर चलते हैं तटवर्ती या सीमावर्ती सागर क्या होते हैं। तटवर्ती या सीमावर्ती सागर को हम देखें तो यूएन कन्वेंशन ऑन लॉज ऑफ द सी, मतलब एक कानून बना था, उसमें कन्वेंशन हुई थी यूएन में। लॉ ऑफ द सी मतलब समुद्री कानून पर कन्वेंशन, सम्मेलन, समुद्री कानून, यूएन का समुद्री कानूनों पर सम्मेलन। इसके तहत इसको 3 भागों में मुख्य रूप से बांटा गया था कि एक तो टेरिटोरियल सागर, दूसरा कॉन्टिग्यूअस सागर, सीमावर्ती सागर, संलग्न सागर और अनन्य आर्थिक क्षेत्र, एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन, ईईजेड। तो सीमावर्ती सागर, अगर आप कुछ साथ में एक चित्र भी देखना है, सीमावर्ती सागर देखो 12 किलो नॉटिकल मील तक होता है, समुद्री में दूरी को हम नॉटिकल मील में मापते हैं। फिर सीमावर्ती के बाद में कॉन्टिग्यूअस सागर है 24 नॉटिकल मील, और ईईजेड है 200 नॉटिकल मील। उसके बाद में पूरा उच्च सागर आ जाता है, जिसे हाई सागर कहते हैं। और बेस लाइन होती है इसको कटी फटी सीमा को मिलाने वाली रेखा। सीमावर्ती सागर को देखें तो ये क्षेत्र आधार रेखा से 12 नैनोमीटर 12 नॉटिकल मील तक स्थित होता है। इस क्षेत्र में भारत का पूर्णतः एकाधिकार होता है, कोई कुछ भी हमारे एकाधिकार के साथ खिलवाड़ नहीं कर सकता है। सीमावर्ती सागर के बाद में दूसरा आता है संलग्न सागर। संलग्न सागर को हम देखें तो ये क्षेत्र आधार रेखा से 24 नॉटिकल मील तक स्थित है। इस क्षेत्र में भारत के पास वित्तीय अधिकार है, यहाँ भारत सीमा शुल्क और कस्टम ड्यूटी भी वसूल कर सकता है। तीसरा आता है अनन्य आर्थिक क्षेत्र मतलब एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन। ये क्षेत्र आधा रेखा से 200 नॉटिकल मील तक स्थित है, और इस क्षेत्र में भारत के पास आर्थिक अधिकार होते हैं। यहाँ भारत संसाधनों का दोहन कर सकता है, द्वीप का निर्माण कर सकता है और अनुसंधान भी कर सकता है। इस प्रकार ये 3 मुख्य क्षेत्र हो गए। फिर आता है उच्च सागर, जहाँ सभी देशों का समान अधिकार होता है, हाई सी में। फिर आता है तटवर्ती सीमा के लाभ क्या क्या हो सकते हैं किसी देश को। अगर हम देखें तो हमारी बहुत बड़ी तटवर्ती सीमा है प्रायद्वीपीय भारत की। तो तटवर्ती सीमा दक्षिण भारत में समकारी जलवायु मतलब मॉडरेट जल क्लाइमेट का निर्माण करती है, जहाँ ना अधिक गर्मी होती है ना अधिक सर्दी होती है। तटवर्ती सीमा बंदरगाहों के निर्माण के लिए भी उपयोगी होती है। इन बंदरगाहों के माध्यम से आयात निर्यात आसानी से किया जा सकता है। फिर तटवर्ती सीमा भारत को विभिन्न देशों से जोड़ती भी है, तो हमारा अंतर्राष्ट्रीय संबंध भी अच्छे बन सकते हैं। फिर तटवर्ती सीमा के पास पर्यटन का अधिक विकास होता है, और महासागरीय संसाधनों तक हम तटवर्ती सीमा के माध्यम से पहुंच सकते हैं। फिर आता है सुरक्षा की दृष्टि से भी तटवर्ती सीमा बहुत महत्वपूर्ण और महत्वपूर्ण हो जाती है। फिर तटवर्ती सीमा के नुकसान क्या क्या हो सकते हैं। एक तो नुकसान यही हो सकता है कि तटवर्ती सीमा है तो सुरक्षा की समस्या रहती है। दूसरा सुनामी जैसी प्राकृतिक आपदाओं का भी सामना करना पड़ता है, जैसे 2004 में हमने किया था। समुद्री लुटेरे होते हैं, तस्कर होते हैं, जिन्हें इंग्लिश में पायरेट्स कहते हैं, आदि का भी डर बना रहता है, जैसे सोमालिया के समुद्री लुटेरे हैं। और तटवर्ती सीमा के रखरखाव और सुरक्षा का भी अधिक व्यय करना पड़ता है। सॉरी। इस प्रकार तटवर्ती सीमा के नकारात्मक प्रभाव होने के बावजूद भी ये भारत के लिए अत्यंत लाभकारी है, निष्कर्षतः हम ये कह सकते हैं। फिर आता है इंडियन सब कॉन्टिनेंट। उपमहाद्वीप उस भाग को कहा जाता है जब, देखो इंडियन सब कॉन्टिनेंट क्या है, भारतीय उपमहाद्वीप। इसकी विशेषता और देखिए आप, काफी लोगों में कंफ्यूजन रहता है कि भारत उपमहाद्वीप उस भाग को कहा जाता है जो महाद्वीप में अपनी एक पृथक पहचान रखता हो। उपमहाद्वीप उस भाग को कहा जाता है जो महाद्वीप में अपनी एक पृथक पहचान रखता हो। भौगोलिक, सांस्कृतिक तथा पर्यावरण की दृष्टि से भारत एशिया के अन्य देशों से पृथक पहचान रखता है। किस प्रकार? भौगोलिक, सांस्कृतिक और पर्यावरण की दृष्टि से जो भारत है वो एशिया के अन्य देशों से अन्य देशों से अलग पहचान रखता है। और भारत के उत्तरी भाग में पर्वत स्थित है, जैसे हिंदू कुश है, सुलेमान है, हिमालय, पूर्वांचल, पूर्व में अराकान आदि, जो भारत को एशिया के मुख्य भूभाग से अलग करते हैं। तो भारत के दक्षिणी भाग में महासागरीय क्षेत्र स्थित है, जो भारत और पड़ोसी देशों से पृथक पहचान दिलाता है। इस प्रकार भारतीय उपमहाद्वीप में निम्न देश सम्मिलित होते हैं, मतलब दक्षिण एशिया के देश इसमें सम्मिलित होते हैं: इंडिया, पाकिस्तान, अफगानिस्तान, नेपाल, भूटान, बांग्लादेश, श्रीलंका और 8वां मालदीव। इस सबको मिलाकर भारतीय उपमहाद्वीप कहा जाता है। इस प्रकार ये मुख्य मुख्य हमने चीजें इंडियन ज्योग्राफी के इंट्रोडक्शन में देखी है। फिर हम अगले टॉपिक में करेंगे भारत के भूभौतिक विभाजन, तो उसमें बहुत शानदार हम हिमालय वगैरह पढ़ेंगे। मेरे साथ बने रहिए। धन्यवाद।